हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का एक और न्यू और बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, पहला लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का ये जो साइंस 1 है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स नहीं बनाए थे पहले, इसके लिए हम अभी से बना रहे हैं उसको। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 टोटली कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया है, फिर चैप्टर नंबर 4 भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आगे के भी चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे। हमने साइंस 1 का एंड साइंस 2 दोनों का ही प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, एंड आप वहां से भी डायरेक्टली कर सकते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको टाइम मिल गया है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो अच्छे से ले सकते हो। तो जरूर से देखिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल इक्वेशन, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, आपके मन में कोई भी चीज जब बोली जाती है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले आपके मन में क्या थॉट आता है केमिकल रिएक्शन को लेके, कि कुछ रिएक्शन हो रहा होगा। यस, वी ऑल नो दैट दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिएक्शन के वजह से है आज के डेट में। चाहे वो एक कुछ केमिकल की बात कर लो, चाहे वो बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स जो आप खाते हो, चाहे आपके शरीर में जो चीज हो रहा हो, चाहे वो एक पेड़ पे फ्रूट्स जो है वो कच्चे से पक्के बन रहे हो, यानी जो कच्चा होता है वो पक जाता है ना, तो ये चीज हो रही है। ये सभी के पीछे क्या होता है दोस्तों, एक कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का हाथ होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या होता है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो यही चीज हम लोग को आज पढ़ना है कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। केमिकल इक्वेशंस हम किस तरह से लिख सकते हैं, रिएक्शन किस तरह लिख सकते हैं, उसका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन एंड कुछ रूल्स है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जब भी होता है दोस्तों, तो दो चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन जब भी आप कहीं पे भी सुनोगे तो दो चीज आपको ध्यान में रखना होता है कि केमिकल रिएक्शंस में जब भी आप कोई एक चीज ले लोगे, समझ लो कोई भी एक सब्सटेंस आप ले रहे हो, कोई भी एक सब्सटेंस आप ले रहे हो, तो जब वो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में जाता है, तो हमें उसके बदले एक नया सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, जब भी हम लोग कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसके बदले हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। तो यही चीज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये चेंज क्या हुआ, केमिकल की वजह से हुआ, केमिकली चेंज हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल से टर्म है इसके। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, तो उसके कंपोजिशन ऑफ मैटर होते हैं वो भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज, एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, कोई भी एक बेस्ट तरीके का केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल लूं, जैसे कि आपको पता है मिल्क, दूध, ठीक है ना, मिल्क, आपको पता है मिल्क के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। लेकिन मिल्क जो है, अगर इसका एक केमिकल रिएक्शन करवाया जाए, जो कि मैं आपको बताऊंगा उस चीज का नाम क्या है, लेकिन समझ लो मिल्क का एक केमिकल रिएक्शन करवाया जाए तो मिल्क जो है दोस्तों वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय कर्ड, आप लोग को दही जो मालूम होगा, योगर्ट भी बोलते हैं, दही जो आप खाते हो, तो मिल्क जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, यहां पे जो लैक्टोज मिल्क के अंदर प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत कम लोग को पता होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं कि जो दूध था वो आपका दही बन गया, ये आपको पता है कि बाहर से आपको पता चल गया कि चलो दूध जो है दही में कन्वर्ट हो गया, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये आपको पता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि व्हेनेवर मिल्क कंटेन्स लैक्टोज, एंड वो प्रोसेस जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। जो केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं उसमें क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई। क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, लैक्टोज के अंदर जाके रिएक्ट करता है, इस तरह से रिएक्ट करता है कि लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। बिकॉज लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है उसके अंदर। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके कॉन्टैक्ट में आता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। यानी कि एक लैक्टोज जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे शरीर के अंदर भी एक रिएक्शन होता है, डाइजेशन। जो हम खाते हैं वो खाने के बाद उसका डाइजेशन हो जाता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, प्रोटीन्स मिल जाता है, फैट्स मिल जाता है, वाइटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो सेमी सॉलिड मास जिसको बोलते हैं, जो किसी काम का नहीं होता है, वो हम बाहर निकालते थे। तो ये पूरा एक रिएक्शन हो रहा है ना हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। हर एक चीज
चीज केमिकल से बनती है दोस्तों, आपको पता है ये एलिमेंट से बनता है। दुनिया में हर चीज दोस्तों एलिमेंट से बना हुआ है, तो दैट्स वाई हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। अब इसमें भी दो चीज आते हैं, क्या आते हैं दो चीज। अब जैसे मैंने एक चीज बोला था आपको कि सब्सटेंस जो है न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो मैटर होता है वो तो सेम ही होता है। जैसे कि दूध भले ही दही बन गया, लेकिन वो बना किससे, दूध से ही बना, तो मेन इंग्रेडिएंट क्या था उसका, दूध, तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। वैसे और 2-3 एग्जांपल दूं तो केमिकल रिएक्शंस भी दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंजेस जो होता है केमिकल रिएक्शंस के होने की वजह से जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंजेस एंड दूसरा होता है दोस्तों केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये दो चेंजेस है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे बोलूंगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है ना। वो ऑब्वियसली मैं उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल पूछता हूं आपको कि जो मैंगो होता है, अभी आम का सीजन आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया, ठीक है। तो मैंगो जो होता है वो पहले जो होता है कच्चा होता है एंड उसके बाद पक जाता है। तो मुझे बताओ दोस्तों कि ये कौन सा चेंजेस हुआ, ये फिजिकल चेंजेस हुआ या फिर केमिकल चेंजेस हुआ, ये मुझे दोस्तों जरूर से बताना, ठीक है ना। ये कौन सा चेंजेस हुआ ये मुझे जरूर से बताना। देखो सबसे इंपॉर्टेंटली आप बोलोगे कि सर इट इज ए फिजिकल चेंजेस, क्योंकि पहले वो हरा दिख रहा था, ग्रीन कलर का था एंड उसके बाद वो येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड कलर का हो गया। करेक्ट है, ऑब्वियसली आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि उसके अंदर जो हो रहा है वो एक केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्यों केमिकल चेंजेस हो रहा है कि पहले जो आप ग्रीन मैंगो को जब खाओगे तो वो कच्चा होता है, तो वो खट्टा लगता है, यानी सार इन टेस्ट, ठीक है ना, खट्टा, ये वो क्या होता है, सार होता है, ठीक है, खट्टा होता है। अब जब आप पकने के बाद उसको खाते हो तो आपको वो चीज मीठा लगता है। क्यों हुआ, क्योंकि जो सारनेस उसके अंदर था वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो आपका सारनेस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्वीटनेस में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज उसके अंदर जो चीज एक्ट करता है, और जो आप बोलते हो ना वो पाउडर डाल के जो उसमें हम लोग पकाते हैं, तो वो पाउडर डाल के भी पकाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो जाता है एंड केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसका जो खट्टापन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मीठेपन में। तो दैट इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही फिजिकल चेंज तो बहुत सारे होते हैं, आए दिन आप देखते रहते हो, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ का टुकड़े को थोड़ी देर छोड़ दो बाहर तो पिघल के पानी बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुआ। तो मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज उसके स्टेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी कि अगर कोई चीज स्टेट के हिसाब से, यानी सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है, या फिर लिक्विड से ही सॉलिड बन रहा है, या फिर लिक्विड से गैस बन रहा है, ये तीनों में इंटरचेंज अगर हो रहा है उसके स्टेट के हिसाब से, जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। लेकिन दोस्तों अंदर से चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अंदर से चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज केमिकली चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, दूध और दही देखने में ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, वो भी व्हाइट दिखता है, वो व्हाइट दिखता है, अलग बात है कि ये थोड़ा सा थिक होता है, दूध पानी जैसा होता है, पतला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस जो आया वो सबसे ज्यादा किस में आया, केमिकली आया। यानी कि दूध पहले कुछ और था, लैक्टोज था, आपने दही खाया तो वो कुछ और था, यानी लैक्टिक एसिड था। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, तो आपको याद रखना। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल यू कैन लर्न, एंड आपको एग्जाम में पूछेंगे भी, क्लासिफिकेशन पूछा रहेगा, कुछ एग्जांपल दिया रहेगा, कुछ एग्जांपल दिया रहेगा और आपको बोलेगा इसमें से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कौन सा है वो बताओ, तो आप बता सकते हो। बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं केमिकल चेंजेस के ऊपर जो हमें बात करने हैं और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, लेकिन सबसे पहले इस चीज को मैं रफ कर लेता हूं ताकि और भी बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको बता सकूं। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों, एंड उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत इजी तरीके से आप इसको ओवरकम कर पा रहे होंगे एंड अच्छे से लर्न भी कर पा रहे होंगे, एंड जो हमारा टारगेट होता है कंसेप्चुअल नॉलेज देना वो आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। 2 से 3 चीज और बताना है दोस्तों कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं कि जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इट अंडरगोस बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लेता हूं CH3CH3, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है। जस्ट समझ लो, ये 9th में ऑलरेडी पढ़ा है आपने ये सब चीज, ठीक है, मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूं। ये इथेन है। अब इथेन के साथ मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वाटर को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इथेन के साथ मैंने क्या किया, वाटर को ऐड किया। तो जब ये दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या बन जाएगा कि ये CH3 जो है और इसमें का एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि CH2 बन गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन चला गया तो ये CH2 बन गया, और ये जो OH है, ये वाटर है ना, HHO यानी H2O है। इन शॉर्ट क्या है, ये H2O है, वाटर है ये। तो इसका H एक चला गया और ये OH जो है वो इसके साथ आ जाएगा, और ये H और इसका एक H मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस में H2O बन गए, H2 बन गए, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो आपका ये चीज क्या बना, ये जो चीज बना इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप शायद जानते होंगे इसको, इथेनॉल। इसको इथेनॉल भी कहते हैं। तो यानी कि आपने क्या किया, इथेन को क्या बना दिया, इथेनॉल बना दिया,
ठीक है। तो यानी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है टू कन्वर्ट द सब्सटेंस टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। यानी कि अगर आपको एक सब्सटेंस से कोई दूसरा एक नया सब्सटेंस अगर बनाना होता है तो उसके बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना होता है। तो सेम यहां पे भी हमने वही किया कि ये जो CH3 था, ठीक है ना, CH3 था, तो हमने इसके अंदर का जो बॉन्ड, जो 3 हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, इसको ब्रेक करके इसको 2 कर दिया, ब्रेक करके 2 कर दिया। और जो वाटर होता है, ये H2O ऐसे होता है ना वाटर, तो लेकिन हमने इसका बॉन्ड ब्रेक किया, जो इसके अंदर बॉन्डिंग था इस प्रकार का HOH का, तो हमने ये बॉन्डिंग को तोड़ दिया, ये H चला गया, तब जाके ये OH इसके साथ चिपकेगा, तब जाके ये बन गया इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। और ये जो H यहां से मिला और ये जो H जो हमने ब्रेक किया था वो अलग से हाइड्रोजन गैस हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इथेनॉल। तो इस प्रकार से हमने क्या करना पड़ा, हमें इसका जो बॉन्डिंग था वो क्या करना पड़ा दोस्तों, ब्रेक करना पड़ा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर 2 से 3 चीज मुझे बतानी है दोस्तों वो बता लो यहां पे, कि जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, कभी भी जो सब्सटेंस में अगर हम कोई भी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं तो जो नया चीज बनता है वो क्या होता है, हमारा एक नया न्यू सब्सटेंस बनता है, और उसमें जो बॉन्डिंग होता है वो कुछ और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। और 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक आप पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शन का, उसके बिना ये चीज अधूरा है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता दिए, लेकिन रिएक्शंस ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा था, लेकिन इसके पीछे जो मेन ABCD है, अभी डायरेक्टली मैंने आपको क्या बता दिया, मेन चीज बता दिया, लेकिन उसके पीछे का जो ABCD है वो सबसे पहले जान लो, तभी तो ये सब चीज समझेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन जो मैंने रिएक्शन लिखा था वो आपको समझ में आ गया। लेकिन बेसिक चीज ये है कि आपका जो भी सब्सटेंस रिएक्शन करता है, जो भी सब्सटेंस के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, उस चीज को कहा जाता है दोस्तों रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना, इस चीज को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जब ये सब्सटेंस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जैसे मैंने बोला एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। एंड वो जो नया सब्सटेंस बनता है दोस्तों, उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि जिसके ऊपर रिएक्शन होगा उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, जिसके ऊपर सॉरी माफ कीजिएगा, जो चीज नया बनता है, जो सब्सटेंस नया बनता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये आपको 2 चीज हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। और एक चीज हो सकता है कि रिएक्टेंट्स 2 या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि समझ लो A कोई भी एलिमेंट का नाम है या फिर कोई भी कंपाउंड का नाम है, तो उसके साथ B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स भी उसके हिसाब से बनेंगे, D+E+F, ठीक है। वो आपको मैं रूल्स अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में, तो आपको होपफुली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, एंड उसके कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंटली केमिकल इक्वेशन क्या होता है एंड उसको हम कैसे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है हमें। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज अभी पढ़ाने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो 10th में तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और आप अच्छे मार्क्स निकाल लोगे, लेकिन साथ में जब 11th में जाओगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको क्लियर कट होने वाला है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, रफ कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे टॉपिक, क्या नाम है, जैसे मैंने बोला केमिकल इक्वेशंस अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस जो हमने अभी इक्वेशंस लिखा वैसे ही होते हैं केमिकल इक्वेशन, लेकिन बेसिकली इसको कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा आता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट, जैसे मैंने आपको बताया अभी एक चीज कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल में लेता हूं कि लेट सपोज कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में बोला गया है व्हेन एवर कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ जिंक। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विथ जिंक, इट फॉर्म्स, देखो ये स्टेटमेंट है, अब इसको मैं इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट, ठीक है। ये उन्होंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट कहा, क्या बोला उन्होंने कि जब भी कॉपर सल्फेट जिंक के साथ, जिंक जो मेटल होता है, जिंक का डस्ट हो गया या फिर उसके साथ जब रिएक्ट करता है कौन, कॉपर सल्फेट, तो वो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। तो ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग इसका केमिकल इक्वेशन। तो कैसे लिखना है, रूल्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं डायरेक्टली। क्या, कॉपर सल्फेट कैसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4, दिस इज द कॉपर सल्फेट। और मैंने क्या बोला कि जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ, यानी कि Zn, जिंक। अब क्या बन रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि ZnSO4, ZnSO4 बन रहा है, ठीक है। अब ये ZnSO4 के साथ चला गया तो ये Cu बच रहा है, तो प्लस Cu,
चला गया वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से दिस इज कॉल्ड एज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं कि रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिल गया, जिंक सल्फेट और कॉपर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। ये भी आपको मैं रूल बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। अब मुद्दे की बात ये है कि केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार लिखा जाता है, क्या क्या रूल्स है उसके, ठीक है। वो रूल्स क्या है, कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग सम इक्वेशन, फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। तो वो रूल्स क्या है, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, ये कुछ 6 से 7 रूल है, ये आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर लूंगा नहीं, जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट्स का टॉपिक बचा है दोस्तों कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ये आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग हेडिंग डालेंगे फटाफट से एंड इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं एंड हेडिंग डालूंगा हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखने का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मजेदार है, क्योंकि अगर आपका ये जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये जो केमिकल इक्वेशन लिखने का जो कंसेप्ट है वो अगर क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम में आंसर लिख पाओगे, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, क्या बोला मैंने, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला जो स्टेप है, जो मैं आपको बताया अभी अभी, क्या बताया कि हमेशा कि जब भी कोई भी रिएक्टेंस जो होता है, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, दिख रही है, रिएक्टेंस इज ऑलवेज इन द लेफ्ट, एंड जो प्रोडक्ट बनता है, नया चीज जो बनता है, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो हमेशा राइट की तरफ होता है, और दोनों के बीच में एरो होता है, वो भी लेफ्ट से लेके राइट तक का, इस तरह का एरो होता है, यानी कि ऐसा एरो होता है, ना कि ऐसा एरो नहीं होता, वो रिवर्सिबल के कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो पहला रूल यही है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज द रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग, एंड बीच में क्या होता है, एरो होता है फॉर सेपरेशन पर्पस, एंड आपको बताता है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, उससे वो पता चलता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अब एक और चीज है, हमेशा याद रखना कि इफ मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, अगर यहां पे 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक रिएक्शन लिख के दिया, क्या रिएक्शन दिया कि आपका एक कॉपर सल्फेट था, CuSO4 कॉपर सल्फेट था, और एक और रिएक्टेंट था जिसका नाम था दोस्तों जिंक, ठीक है। तो एक चीज रूल हमारा ये है, वैसे बहुत सारे रूल है, मैं नंबर नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओ कितने सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, तो नंबर देने जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, एक एक करके बता रहा हूं, सीधा सीधा आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो नोटबुक में, या फिर इसको समझ के ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि एक एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो अभी मैंने जो रूल बोला वो क्या बोला मैंने, कि कोई भी रिएक्टेंट अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा है तो उसके बीच में हमें एक सिंबल यूज करना पड़ता है जो कि है प्लस। तो अगर मुझे 2 रिएक्टेंट्स बताना है, यानी कि मेरा कॉपर सल्फेट भी है, उसके साथ में एक और रिएक्शन कर रहा हूं जिसका नाम है जिंक को ले रहा हूं, तो इनके बीच में मुझे प्लस दिखाना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा एरो दिखा के। अब उनका रिएक्शन जब होगा तो कॉपर अलग हो जाएगा, जिंक सल्फेट साथ में हो जाएंगे और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहां पे एक और चीज आपने दिखा कि प्रोडक्ट्स में भी अगर 2 चीज है या फिर 2 से ज्यादा चीज है तो उनके बीच में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, प्लस दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। तो इससे पता क्या चला कि चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में हमें क्या दिखाना पड़ता है, प्लस को दिखाना पड़ता है, अगर वो 2 से ज्यादा है तो, या फिर 2 है या फिर 2 से ज्यादा है तो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली एक और चीज है, ठीक है, कि फिजिकल स्टेट लिखना और इंडिकेट करना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है while writing any type of chemical equation। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे कि हमको पता है कि there are 3 states of matter। फिजिकल स्टेट की जब भी हम बात करते हैं तो 3 states of matter होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, ठीक है, एंड तीसरा होता है गैस। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड के लिए हम लोग को S लिखना पड़ता है, लिक्विड के लिए L लिखना पड़ता है, गैस के लिए G लिखना पड़ता है। और इसके अलावा एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं एक्वेस, ठीक है ना, इसको लिखा जाता है AQUEOUS। एक्वेस का मतलब होता है पानी में डाला हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वेस सॉल्यूशन के लिए हम लोग शॉर्टकट में AQ लिखते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, वो केमिकल इक्वेशन में जिसका भी जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो लिखना पड़ता है। तो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है वो हमें लिखना पड़ता है, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस में थोड़ा सा इजी हो सके, हम पहचान सके। अब जैसे कि ये कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट जो है पानी में मिलाया हुआ था, दैट्स वाई इसको हम लोग लिखेंगे एक्वेस। पानी में मिला है, ये खुद पानी नहीं है, खुद लिक्विड नहीं है, मैं हमेशा बात कर रहा हूं यहाँ पे। खुद लिक्विड होता तो L लिखता, लेकिन ये पानी में मिलाया हुआ सॉल्यूशन है, इसके लिए AQ लिखा, यानी एक्वेस सॉल्यूशन है। जिंक जो होता है एक मेटल है, यानी डायरेक्टली मैं सॉलिड लिख सकता हूं यहाँ पे। फिर जो जिंक सल्फेट बना वो भी एक एक्वेस सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि पानी में मिलाया हुआ सॉल्यूशन बनेगा। एंड कॉपर जो हमें मिला वो सॉलिड रहेगा। तो हमने केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को इस तरह लिखा, CuSO4 AQ, ZnS
फिर ZnSO4Aq प्लस CuS। इससे क्या पता चला कि कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, लेकिन क्या बनता है, कॉपर सल्फेट जब एक्वेस हमने लिया तो हमारा जिंक सल्फेट भी एक्वेस बन रहा है, और जिंक सॉलिड यूज किया था तो कॉपर जो है वो एज ए सॉलिड जो है बाहर आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना, इंडिकेट करना, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और एक चीज कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या फिर कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें अगर हमें हीट को सप्लाई अगर करना पड़ता है, हीट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमें हीट करना पड़ता है। आपने केमिकल रिएक्शन किया भी होगा अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, लैबोरेटरी में, आप कोई फ्लास्क में कुछ केमिकल डाल के उसको बर्नर के ऊपर गर्म करते हो, ठीक है ना। खाना बनाते हो, कुकिंग करना, तो कुकिंग करना इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप कच्चा दाल लेते हो, उसको पका देते हो तो वो पक जाता है दाल, सब्जी तैयार करते हो, ठीक है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि हीट सप्लाई करने से केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब भी हमें जरूरत होती है कि हमें हीट देना होता है तो हम उस केमिकल इक्वेशन में हीट को सप्लाई कर सकते हैं। तो हीट को सप्लाई करने के लिए या फिर लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, एक सिंबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा डेल्टा या फिर ट्राइंगल बोल लो, जो आपको बोलना है, डेल्टा बोलते हैं यूजुअली। तो ये जो सिंबल है ट्राइंगल का, एरो के ऊपर जब ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो समझ जाना कि इसका मतलब यह है कि ये वाले इक्वेशन में हीट को सप्लाई किया गया है, यानी हीट का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये भी हमारा एक रूल है फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया। और एक बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, वो भी बता सकता हूं, लेकिन ये एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक और रूल ये है कि जब भी आपका हीट जो है बाहर निकलता है, यानी कि समझ लो कुछ रिएक्शन आपने इस तरह से किया, एक एग्जांपल बताता हूं, कुछ रिएक्शन अगर आपने इस प्रकार किया कि आपका ये जो CuSO4 है, जिंक है, ठीक है ना, इसमें आपने ये जो हीट था वो समझ लिया आपने हीट नहीं दिया है, पहले हीट इनिशियली नहीं दिया है, लेकिन कॉपर सल्फेट और जिंक का जब रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बन रहा है, कॉपर बन रहा है, लेकिन इसके साथ में हीट जब बाहर निकलता है खुद, ठीक है ना। क्या होता है, कभी कभी हम कुछ रिएक्शन करते हैं ना तो हीट जो है अपने आप बाहर फेंकता है, वो बाहर निकालता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत मजेदार है, उसको मैं लेक्चर नंबर 2 में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन कभी कभी होता है कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट जब बनता है तो प्रोडक्ट के साथ में हीट भी निकलता है। तो हीट को कैसे लिखेंगे, ये लिखा आपने प्रोडक्ट में ZnSO4 एक्वस प्लस CuS, यानी कॉपर का सॉलिड वर्जन, प्लस आप सीधा सीधा लिख सकते हो हीट, मतलब इसके साथ में क्या निकल गया, हीट भी निकल गया। यहां पे आपने सप्लाई नहीं किया हीट को, लेकिन हीट यहां पे निकल रहा है, तो आप इस तरह से उसको ऐड करके दिखा सकते हो। तो ये भी हमारा एक रूल है। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि एक और रूल है हमारा कि अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, हीट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, और लिखना भी है टेम्परेचर, और साथ में एक कैटलिस्ट को प्रोवाइड करना है। व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट, आपको पता ही है कि हम बहुत सारे कैटलिस्ट डालते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को स्पीड किया जा सके, फास्ट किया जा सके। तो हम इसके अंदर रिएक्शंस करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो हमने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है, और साथ में कैटलिस्ट को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पे मैंने लाया हुआ है, जैसे कि क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल, आपने नाम सुना ही होगा वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको अगर हम रिएक्शन करेंगे, और वेजिटेबल ऑयल जो होता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको जब हम रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वेजिटेबल ऑयल गेट्स कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। ये एक प्रोसेस है, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है ना, ये एक टॉपिक था, मैंने पढ़ाया भी था, वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी, ठीक है। इसका मतलब अब वनस्पति घी होता है जो सॉलिड होता है, GH, ठीक है ना, वनस्पति घी जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया वनस्पति घी में, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहां पे आपने क्या एक टेम्परेचर सप्लाई किया और एक कैटलिस्ट सप्लाई किया। तो टेम्परेचर जो यहां पे सप्लाई होगा वो क्या सप्लाई होगा, 60 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन ये वेजिटेबल ऑयल के साथ मुझे हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन वो भी गैस फॉर्म में ही रहेगा ऑब्वियसली, तब जाके ये वनस्पति घी बनता है। तो यहां पे जो टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा वो 60 डिग्री का सप्लाई करना पड़ेगा, और जो कैटलिस्ट यूज होगा ताकि वो फास्ट हो पाए तो वो यूज होगा निकेल। निकेल एक एलिमेंट होता था, तो निकेल नाम का जो कैटलिस्ट है वो इसमें हम सप्लाई कर सकते हैं टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। सो वो क्या बनेगा, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन जब करेंगे तब बनेगा वनस्पति घी, ठीक है। तो ये भी हमारा एक रूल है फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो लेक्चर है दोस्तों ये होता है समाप्त, ठीक है दोस्तों। जितने भी रूल्स थे, क्या होता है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, बेसिक चीजें क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, एंड देयर आर सो मेनी रूल्स विच आई हैड ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ले लिया।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर इतना ही था। आगे आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में और भी इसके आगे टॉपिक्स है। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एंड किस प्रकार कौन कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं, लाइक एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एंड बहुत सारे और है दोस्तों। तो वो हम लोग लेके आएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 2 में। तो बस आप रेडी रहिएगा। और जैसा मैंने बोला, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे बन चुके हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जरूर जाइए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए, वो देखो, अच्छे से देखो, टाइम लो, कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करो, जितना हो सके नॉलेज गेन करोगे उतना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फायदा रहेगा। और पढ़ाई दोस्तों कंटिन्यू रखना, तभी आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।